नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आज हम पढ़ने वाले हैं राजा सिंह की लिखी कहानी आखिरी खत। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारी शशि, तुम्हारी शादी का कार्ड मेरे सामने है और मैं कार्ड में उभरते तुम्हारे उषाकाल की तरह सुंदर अक्ष को निहार रहा हूं, जो कि हर पल डूबता एवं उतरता सा लग रहा है। या फिर ये भी मेरी गलतफहमी हो, जैसे अभी तक थी, कि तुम मुझसे रूठी ना होगी, या कि कुपित और देर सबेर में मैं तुम्हें मना लूंगा। परंतु मेरी समस्त संभावनाओं को निरस्त करता हुआ ये कार्ड मेरे दिल को करोच करोच कर बाहर निकाल रहा है। शशि, काश शादी के कार्ड में तुम्हारे साथ मेरा नाम होता, लेकिन नहीं। ऐसा ना होने में तुम्हारी अहम भूमिका रही। क्यों? आखिर क्यों तुमने जीवन और सुरक्षित भविष्य के लिए अपना प्यार परवान कर दिया और मेरे जीवन को निपट अंधेरी गुफा में छोड़ दिया, तन्हा भटकने के लिए? हालांकि मेरे दिन उसी वक्त से रूखे और स्वादहीन हो गए थे जिस दिन से तुम नाराज हुई हो, परंतु अब तो दिनों से जलने और सड़ने की भी बदबू आने लगी है। तुम्हारी स्मृति पके घाव की तरह टीस रही है। याद आता है वो दिन जब तुमसे मुलाकात हुई थी, जिसने मेरे शांत सरल जीवन में हलचल मचा दी थी। उस दिन तुम अपनी मम्मी के साथ अपने मामा के घर आई थी और मैं तुम्हारे ममेरे भाई सुनील के साथ ऑफिस की राजनीति में उलझा हुआ था। कुछ समय बाद अचानक ही बातचीत में तुम शरीक हो गई थी। हम लोगों को तुम्हारा बीच में टपकना खटका नहीं था, क्योंकि तुम्हारी बातचीत में समझदारी एवं मित्रता की झलक थी। उस दिन फिर कब बातचीत बैंक की राजनीति से देश की राजनीति की ओर खिसक गई, पता ही नहीं चला। फिर हम लोगों ने काफी विषयों में बातचीत की थी। उस दिन जब हम लोग अलग हुए थे, हम लोगों का अजनबीपन दूर हो चुका था और हम लोगों ने एक दूसरे को अपने घर आने का आमंत्रण भी दे डाला था। कुछ दिनों बाद अचानक ही तुमसे पब्लिक लाइब्रेरी में मुलाकात हो गई थी। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए थे। नमस्कार करने में तुम्हारी पहल देखकर मैं अभिभूत हो गया था। वहीं पर तुमने बताया था कि हिंदी में तुम शोध कर रही हो, और जब मैंने तुम्हें बताया कि मैं लेखन में संघर्षरत हूं, तो तुम हल्के से मुस्कुराई थी और कहा, मुझे मालूम है, सुनील भैया ने बताया था। थोड़ी देर के औपचारिक वार्तालाप के बाद तुमने अपने शोध में सहायता करने को कहा था। मैं भला क्यों इनकार कर सकता था, जबकि मैं खुद तुमसे मिलने के बहाने की तलाश में था। हालांकि मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं था कि मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊंगा कि नहीं। तुमसे अक्सर मुलाकातें होने लगी, कभी लाइब्रेरी में और कभी तुम्हारे घर में। हम लोग अक्सर लंबी लंबी बहसें किया करते थे। बातचीत फिल्मों की हो या फैशन की या किसी किताब की, हम लोग अक्सर सभी विषयों में एक मत होते थे। हमारी बातचीत अक्सर साहित्य पर आकर ठहर जाती थी। तुम मेरे लेखन की काफी प्रशंसा करती थी और शायद प्रभावित भी थी। लेखन के मामले में तुम सदैव मुझे प्रोत्साहित करती रहती थी। एक दिन तुमने अपनी लिखी कुछ गजलें दिखाई थी। मैं तुम्हारी संवेदनाशील अभिव्यक्ति से प्रभावित हुआ था। तुम्हारे घर में भी मैं काफी घुल मिल गया था। अगर तुम्हारे घर जाने में काफी दिनों का गैप हो जाता, तो तुम्हारे मम्मी पापा भी लहाना दिया करते। तुमसे मिलना अपनी दिनचर्या का आवश्यक अंग हो गया था। जिस दिन तुमसे ना मिल पाता, ऐसा लगता कुछ ऐसा है जो जो भूल गया हूं, या फिर कुछ खो गया है। मैं तुम्हारे चुंबकीय शालीन संस्कृत बुद्धिजीवी व्यक्तित्व पर मर मिटा था। एक बार हम दोनों चिड़ियाघर देखने गए थे। वहीं पर मैंने देखा था कि तुम्हारी शालीन गंभीरता किस तरह धुल गई थी। चेहरे और हाव भाव में बच्चों वाली उत्सुकता और खिलंदड़पना उभर आया था। मैं भ्रमित सा निश्चय नहीं कर पा रहा था कि किसी व्यक्ति में
कब बचपन सवार हो जाएगा कहा नहीं जा सकता है। वो रूप कितना प्यारा सा था और मैं मुग्ध होकर तुम्हारे बचपन को निहार रहा था। तुम करीब करीब हर जानवर को देखकर उसकी प्रशंसा में कुछ ना कुछ कह उठती थी। राज, राज देखो ये रंग बिरंगी चिड़िया कितनी अच्छी लग रही है ना? ये देखो काले मुंह का बंदर। तुम आगे आगे बढ़कर इस प्रकार बात कर रही थी जैसे कोई अपने अभिभावक से सवाल जवाब करता है। फिर एक चिंपांजी के जोड़े को देखकर जो कहा, राज देखो ये आपस में कितना प्यार करते हैं, उस पर आसपास के देखने वाले हम लोगों की तरफ आकर्षित हो उठे थे और मैं झेप गया था। जब मैंने तुम्हें झिड़का था, क्या बच्चों जैसी बकवास लगा रखी है, मेरी झुंझलाहट में तुम अपने में वापस लौट आई थी। बाकी समय तुमने चुप्पी लगा ली थी। चिड़ियाघर का शेष भाग देखने में बेझिलता उतर आई थी। रेस्टों में भी तुम्हारी गुमसुम सूरत और चुप्पी ने मुझे अपराध बोध से भर दिया था। मैं फिर से तुम्हारी मीठी आवाज सुनना चाहता था, मगर तुमने शायद मौन व्रत कर लिया था। लौटते समय जब मैंने कहा बुरा मान गई, तुमने कुछ जवाब न देकर सिर्फ तिरछी नजर से देखा भर था और वो नजर इतनी संवेदनशील थी कि मैं भीतर ही भीतर पिघल गया था। कई दिनों तक मैं अपने व्यवहार पर पछताता रहा था। सोचता रहा कि तुमने अपमानित महसूस किया होगा मेरी झिड़की से। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक दिन तुम अचानक ही मेरे कमरे में आ धमकी थी। तुम्हारे अत्याशित आगमन पर भौचक्का समय अपने कमरे की अस्त व्यस्त दशा पर जब तक शर्म करता, तुमने तुरंत ऑर्डर कर डाला, रात जल्दी तैयार हो जाओ, एक जगह चलना है। रास्ते में तुमने बताया था कि मालविका के घर चल रहे हैं। आजकल उसका पति आया हुआ है और वो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने इनकार कर दिया था। वजह सिर्फ यही थी कि मैं शोपीस नहीं बनना चाहता था। तुम बिफर उठी थी। क्यों? आखिर क्यों? तब मैंने कहा, लोग क्या सोचेंगे? सोचेंगे जब मैं कुछ छिपाऊंगी। राज, तुम्हें लेकर मैं किसी प्रकार की शर्म नहीं महसूसती, बल्कि तुम्हारा साथ मेरे लिए सम्मान की ही बात है। फिर तुम क्यों झिझकते हो? हैं? आखिर क्यों? मैंने सफाई देने की कोशिश की थी, मगर तुम्हारी जिद के आगे मेरी एक न चली और मुझे जाना पड़ा था। तुम्हारी सहेली की नई नई शादी हुई थी और उसका पति आया हुआ था। हम लोग आपस में जल्दी ही खुल गए थे। वहीं पर तुम्हारा एक और रूप निखरा, किसी को परेशान करने वाला शैतान लड़की का रूप। कुछ कुछ चंचल सा, काफी प्यारी लग रही थी तुम, और कुछ कुछ अविश्वसनीय भी। जब तुम अपनी सहेली के पति से पिक्चर दिखाने और होटल आदि चलने के लिए आग्रह कर रही थी, वो बहाने पर बहाने कर रहा था और तुम तरह तरह से तर्क वितर्क द्वारा उसे राजी करने का प्रयत्न कर रही थी। तुम्हारे मनुहार करने का ढंग काफी आकर्षित कर रहा था मुझे। आखिर तुम्हारी सहेली को हस्तक्षेप करना पड़ा था। तब कहीं जाकर वो महाशय राजी हुए थे नाश्ता कराने के लिए और हम सब लोग गए थे घूमने फिरने तथा होटल में नाश्ता भी किया था। वहां से लौटने पर तुम मुझसे जम कर लड़ी थी। तुम्हारा कहना था होटल में बिल का भुगतान मुझे करना चाहिए था, जबकि मेरा कहना था जब तुमने उसे खर्च करने को राजी किया था तो मेरा पेमेंट करना मुनासिब न था, और अगर मैं ऐसा करता तो एक तरह से तुम्हारे और उसके बीच समझौते में मेरा अनावश्यक हस्तक्षेप होता। मगर तुम्हें मेरे तर्क संतुष्ट नहीं कर पाए थे। तुमने उस दिन जो कहा था आज भी मेरे दिल में सुरक्षित है। तुमने कहा, राज, मैं तुम्हें इसलिए सहेली के घर ले गई थी कि मैं सिद्ध कर सकूं कि अपने द्वारा पसंद किए गए जीवन साथी हर मामले में घर वालों द्वारा किए गए से बेहतर होता है। तुम सूरत, शक्ल, पर्सनालिटी हर एक में उससे बेहतर हो, और अगर तुमने आगे बढ़कर पेमेंट कर दिया होता तो मुझे नीचे ना देखना पड़ता। मैं कहता, पर मेरी तो सुनो, परंतु तुमने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया था। मैं मनाते मनाते थक गया था, परंतु तुम तनी ही रही थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि तुम छोटी छोटी बातों को कितने गहरे स्तर तक ले जाती हो।
यकीन मानो शशि, तुम्हारी उस झिड़की का ही परिणाम है कि मैं तब से सदैव आगे बढ़कर पेमेंट करता हूँ, और इसी कारण ही मैं अपने फ्रेंड सर्कल में काफ़ी लोकप्रिय भी हूँ। परंतु शशि, तुम्हें क्या हुआ? तुम अपनी ही बात भूल गई। प्रेमी को हर मामले में श्रेष्ठ सिद्ध करने वाली आज क्यों घर वालों द्वारा पसंद किए गए लड़के के साथ शादी करने जा रही है? तुम अपनी मान्यताओं से इस तरह से मुंह मोड़ लोगी, यकीन नहीं आ रहा है। आखिर क्या लिखा होगा पत्र में? क्या कारण है कि शशि राज से शादी नहीं कर पा रही है? ये जानने के लिए तो इंतज़ार करिए आखिरी खत के अगले भाग का। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी को। और हाँ, हमें साथ ही फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।